अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन के साथ, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आए उसको आप क्रिटिकल इमरजेंसी समझें अनटिल एंड अनलेस इट इज़ प्रूव्ड अदरवाइज़। इनिशियली जब भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है तो उसको अपने फौरी तौर पे असेस करना है। बाकी जितने पेशेंट्स हैं इमरजेंसी में, जब तक कोई जेन्युइन इमरजेंसी ना हो, आपको उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले ये है कि जब पेशेंट आए उसके वाइटल्स इमीडिएटली हो जाएं, और वाइटल्स होने के बाद उसकी ईसीजी विद इन 10 मिनट्स हो जानी चाहिए। अब हिस्ट्री के लिए आपको 2 से 3 मिनट की ज़रूरत होती है, और वो 2 से 3 मिनट वही होते हैं जिसमें वाइटल्स हो रहे होते हैं पेशेंट के। आपने फ़ौरन जाके हिस्ट्री लेनी है कि चेस्ट पेन की लोकेशन, उसकी जो नेचर है, उसके अलावा सेवेरिटी है और उसकी रेडिएशन है। ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनमें आपने असेस करना होता है। और एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, अगर पेन लोकलाइज्ड है, मूवमेंट के साथ, पेशेंट की मूवमेंट नहीं, बॉडी की मूवमेंट्स लाइक सांस लेने से, बाजू को हिलाने से, लोकलाइज टेंडरनेस आपने चेक करनी है, टच करके उस जगह को प्रेस करके। अगर इस टाइप का कोई पेन है तो दैट इज़ नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। अगर पेशेंट को सीवियर पेन है और वो डिफ्यूज़ पेन है, मतलब पूरी छाती में फैल रहा है, बाजू में जा रहा है, जॉ में जा रहा है, तो उसको आपने टिपिकल चेस्ट पेन लेबल करना है। उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स में से भी आपको मिल सकता है, जैसे कि उसका पेशेंट को स्वेटिंग हो रही होगी, वोमिटिंग हो सकती है, और उसकी शक्ल के ऊपर आपके क्लियर कट एक खौफ के फीचर्स होंगे और घबराया हुआ होगा पेशेंट बहुत ज़्यादा। तो ये आपने एक चीज़ असेस करनी है उसमें चेस्ट पेन की कि इट इज़ टिपिकल और ए टिपिकल चेस्ट पेन। ये 2 से 3 मिनट में जब आप हिस्ट्री ले लेंगे और ये असेस कर लेंगे कि पेन टिपिकल है, उसके बाद आपने इमीडिएटली उसकी ईसीजी पे जाना है। ईसीजी जब देखेंगे तो अगर पेन टिपिकल होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ईसीजी में चेंजेस आ जाती हैं। अगर फिर भी चेंजेस नहीं आती तो आप उसको नॉर्मल डिक्लेयर ना करें, उसकी सीरियल ईसीजीज़ करवाएं, उसको एसीएस प्रोटोकॉल दें और उसकी सीरियल ईसीजीज़ की तरफ जाएं। अगर ईसीजी में चेंजेस हैं, प्रेजेंटेशन पे एसटी एलिवेशन एमआई है, उसकी आपको पता है कि जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस में मैनेजमेंट है, उसकी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी और थ्रोम्बोलाइज आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन के साथ करना होता है। और अगर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, जैसे टी वेव इन्वर्जन्स हैं, एसटी सेगमेंट डिप्रेशंस हैं, तो उसमें हेपरिन इन्फ्यूजन देनी है, डिस्प्रीन देनी है, क्लोपिडोग्रेल देनी है, स्टेटिन देने हैं और बीटा ब्लॉकर देना है अगर कंट्राइंडिकेशन नहीं है, और नाइट्रेट्स दे सकते हैं अगर बीपी उसका 140, 100 या 130, 90 से ऊपर है तो हम नाइट्रेट्स दे दें। और सबसे पहले उसमें एनाल्जेसिया देना है, आइडियली मार्फिन के साथ देते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे पास मार्फिन अवेलेबल नहीं है तो हम नेल्बिन का यूज़ करते हैं। अब अगर एसटी एलिवेशन एमआई है, जो फर्स्ट केस था, उसमें आपने करना ये है कि एसटी एलिवेशन एमआई में एसके की कंट्राइंडिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, चेक लिस्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, और उसको आपने टिक कर देना है। 2 से 3 मिनट में पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है। उसमें कुछ एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन हैं, कुछ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन 7 से 8 हैं, अगर उनमें से एक भी है तो आपने नहीं लगाना, हेपरिन इन्फ्यूजन पे रखना है। अगर रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन 2 से ज़्यादा हैं तो फिर आपने नहीं देना। अगर 2 से कम है, कोई एक है, तो फिर उसको आपने बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ और रिस्क बेनिफिट रेशो के हिसाब से, बेनिफिट ज़्यादा होगा तो आपने उसको थ्रोम्बोलाइज करना है। तो ये हो गया इसमें। अब आगे इसमें ये करना है आपने, जब आप एसके लगा रहे होते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो उसमें मैनेजमेंट प्लान में हमने डिसाइड किया हुआ है कि आपने इनिशियली पेशेंट जब आता है तो आपने स्ट्रेट अवे उसको, जब एसके शुरू करने से पहले ही आप उसको एवेल इंजेक्शन लगा दें एज प्रोफाइलैक्सिस। उसके अलावा जो उसमें कॉमन जो हम देखते हैं वो ये हाइपोटेंशन होती है पेशेंट को। हाइपोटेंशन को मैनेज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा 2-3 फैक्टर्स के। अगर एंटीरियर वाले एमआई है तो एसके को आपने स्लो डाउन कर देना है, और अगर उसका है कि इंफीरियर वाले एमआई है तो फिर आपने साथ नॉर्मल सेलाइन देना है। अगर एंटीरियर वाले एमआई है या उसकी चेस्ट में क्रैप्स आ रहे हैं, फेलियर में पेशेंट है,
तो उसमें आपने डोब्यूटामीन या डोपामीन दोनों दे सकते हैं, इनिशियली डोब्यूटा दे के बाद में डोपामीन दे सकते हैं, ये आपने करना। तो तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है एरिथमियास। अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है तो उसको आपने डिफिप करना है 200 जाउल्स पे सिंक्रोनाइज्ड। अगर SVT है तो उसको आपने सिंक्रोनाइज शॉक देना है। अगर VFib है तो आपने CPR प्लस उसको डिफिप करना है 200 पे सिंक्रोनाइज शॉक दे के। और चौथी जो कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है वो इंफीरियर के साथ कॉमन, एंटीरियर के साथ भी हो सकती है। वो है SK के दौरान अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में या हार्ट ब्लॉक में चला जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेरी पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एट्रोपिन को ही रेस्पॉन्स कर जाता है या सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हो जाने से भी उसका रिवर्ट हो जाता है ब्लॉक। इन केस अगर वो परसिस्टेंटली ब्लॉक में जा रहा है और शॉक में है पेशेंट, फिर आपको टेम्परेरी ट्रांसवीनस पेसमेकर लगाना पड़ता है और वो मस्ट है, उसमें उसके लाइफ सेविंग रोल है। वो भी यहाँ अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप SK लगाने के बाद पेशेंट को डबल सपोर्ट पे डाल के एट्रोपिन के साथ दे के फिर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा करीबी जगह पे। उसकी नौबत कभी बहुत कम आती है, लेकिन अगर आए तो उसमें ये प्रोटोकॉल है। तो अगर नॉन ST एलिवेशन MI है उसमें आपने डेफिनेटली हेपरिन इन्फ्यूजन देना है और लोडिंग डोज ऑफ एंटीप्लेटलेट्स देनी है, एटोरवास्टैटिन देना है और बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, कार्डनेट देनी है। ये मैनेजमेंट है नॉन ST एलिवेशन MI की। और ST एलिवेशन MI की मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें 2 से 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, अर्ली रिसीविंग ऑफ पेशेंट्स और अर्ली ECG, असेसमेंट ऑफ ECG, अर्ली असेसमेंट ऑफ ECG। और सबसे इम्पोर्टेंट इन सारी चीज़ों से मैनेजमेंट आप कर लेंगे, डायग्नोज भी कर लेंगे विद कंसल्टेशन ऑफ कंसल्टेंट। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हार्ट के पेशेंट्स में होती है विद स्टैंडर्ड मैनेजमेंट चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ 50-50। पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो आपकी काउंसलिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। काउंसलिंग में आपने पेशेंट को बताना है कि आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, पूरी डिटेल से बताना है। अगर आप 2 मिनट के लिए मरीज़ को के अटेंडेंट को बिठा के उनको समझा देंगे कि ये पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए ये अवेलेबल और बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट है जो हम करने जा रहे हैं विद डिस्कशन ऑफ कंसल्टेंट। और इस मैनेजमेंट के बावजूद ये रिस्क्स ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर ये 2 से 3 मिनट की आप डिस्कशन बिठा के पेशेंट के अटेंडेंट के साथ कर लेंगे, उसके बाद चाहे जो मर्ज़ी उसका रिज़ल्ट होगा पेशेंट के अटेंडेंट उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बाकी चीज़ें आप सारी कर रहे हैं और प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, देन इन आवर सोसाइटी इट मीन्स यू हैव डन नथिंग एट ऑल फॉर द पेशेंट। तो ये आपने करना है। जो चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आएंगे उनको इस तरीके से आपने डील करना है। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट होगा और पेशेंट्स को भी इससे बेनिफिट होगा। Until next video, goodbye.